ये शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? मुझे लगता है स्कूल के दिन, नक्शे, देश, उनकी राजधानियां। हाँ बिल्कुल। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सा पहाड़ कहाँ है, ऐसा लगता है जैसे ये बस रटने वाला कोई विषय हो। लेकिन आज हमारे पास जो सामग्री है वो कुछ और ही कहानी बताती है। वो कहती है कि भूगोल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को, हमारे समाज को और प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को समझने की एक बहुत गहरी कुंजी है। बिल्कुल। ये सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि चीजें कहाँ है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि वो क्यों है और उनका एक दूसरे से क्या गहरा संबंध है। तो चलिए इसी नजरिए को समझते हैं और भूगोल की इन परतों को खोलते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का मिशन है भूगोल को एक विषय के रूप में समझना। इसकी असल परिभाषा क्या है, इसके वो कौन से सवाल हैं जो दुनिया को समझने में मदद करते हैं, और ये कैसे दूसरे विज्ञानों से जुड़ा हुआ है। एक दिलचस्प सफर होने वाला है। तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। हाँ। भूगोल आखिर है क्या? हाँ। इसका नाम एक ग्रीक विद्वान एरेस्टोस्थीनीज ने दिया था। अच्छा। जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफोस मतलब वर्णन। हाँ, तो शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन। लेकिन ये तो बहुत सीधा सा मतलब लगता है। हाँ, ये शुरुआती परिभाषा है, लेकिन ये वर्णन बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ पृथ्वी की भौतिक चीजों जैसे पहाड़, मैदान, नदियां, इनका ब्यौरा नहीं है। अच्छा। इसमें वो सब कुछ शामिल है जो इंसानों ने बनाया है। हमारे गांव, शहर, सड़कें, बाजार। एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता हुए रिचर्ड हार्टशोन, उन्होंने कहा था कि भूगोल पृथ्वी की सतह पर जो विभिन्नताएं हैं उनका अध्ययन है। विभिन्नताएं मतलब एक जगह दूसरी जगह से अलग क्यों है? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ बताता नहीं है बल्कि वजहें भी तलाशता है। और मुझे इसी रिश्ते को समझाने वाली एक पंक्ति बहुत दिलचस्प लगी। तुमने मिट्टी बनाई, मैंने प्याला बनाया। तुमने रात बनाई, मैंने दिया बनाया। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे इंसानों ने प्रकृति से मिली चीजों को अपनी जरूरत और अपनी सोच से एक नया रूप दे दिया। और यही एक तरह से भूगोल का सार है। इस रिश्ते को समझने के दो छोर हैं। एक दौर था मानव का प्रकृतिकरण का। मानव का प्रकृतिकरण? हाँ, मतलब जहाँ इंसान पूरी तरह प्रकृति के रहमो करम पर था। प्रकृति ही तय करती थी कि वो क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, कैसे घर बनाएगा। इसे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। मतलब पर्यावरण ही सब कुछ निर्धारित कर रहा था। बिल्कुल। इंसान उस वक्त प्रकृति का बस एक छोटा सा हिस्सा था, उस पर हावी नहीं था। लेकिन फिर तकनीक आ गई और खेल बदल गया। और इसके साथ दूसरा दौर शुरू हुआ। हाँ, प्रकृति का मानवीकरण का। हमने नदियों पर बांध बना दिए, रेगिस्तान में फसलें उगाई, पहाड़ों में सुरंगें खोद दी। यानी हमने प्रकृति को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। सही कहा, इसे पॉजिबिलिज्म कहते हैं। मतलब तकनीक ने हमें नई संभावनाएं दी। तो यह आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर जाने जैसा हुआ, जहां हम प्रकृति के बंधनों से एक तरह से आजाद हो गए। बिल्कुल। लेकिन कई भूगोलवेत्ता अब इस स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हैं। अच्छा, वो कैसे? हम सोचते हैं कि हमने एयर कंडीशनर बनाकर गर्मी को जीत लिया, लेकिन वही एसीज मिलकर हमारे शहरों का और हमारी पृथ्वी का तापमान और बढ़ा रहे हैं। ये तो है। तो क्या ये सच में स्वतंत्रता है या सिर्फ एक तरह के बंधन से निकलकर दूसरे में फंसना? ये एक बड़ी बहस है। तकनीक ने हमें अवसर दिए, लेकिन साथ ही बड़ी जिम्मेदारियां भी दी हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। तो एक विषय के रूप में भूगोल इन्हीं जटिलताओं को समझने के लिए किन सवालों के जवाब ढूंढता है? देखिए, ये सब कुछ 3 आसान से दिखने वाले सवालों के इर्द-गिर्द घूमता है। पहला है क्या? क्या? हाँ, क्या? यानी पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक और सांस्कृतिक चीजें क्या-क्या हैं? जैसे यहाँ किस तरह के पेड़-पौधे हैं, यहाँ कौन सी फसलें उगती हैं? ये एक तरह से पहचान से जुड़ा सवाल है। ठीक है, तो पहला सवाल हुआ क्या? दूसरा सवाल है कहाँ? कहाँ? यानी ये चीजें पृथ्वी पर कहाँ-कहाँ फैली हुई हैं, उनका वितरण या जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं वो कैसा है? चाय के बागान कहाँ हैं या भूकंप वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो क्या और कहाँ तो एक तरह से जानकारी इकट्ठा करना हो गया, जैसे कोई लिस्ट बना रहा हो। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन ये जो तीसरा सवाल है क्यों, मुझे लगता है यहीं पर भूगोल एक साधारण विषय से हटकर एक जासूस की तरह काम करने लगता है। क्या यही वो चाबी है जो इसे एक असली विज्ञान बनाती है? बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। क्यों ही वो इंजन है जो भूगोल को चलाता है।
ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि अमेज़न में जंगल है और सहारा में रेगिस्तान, बल्कि ये उन जटिल वजहों को समझने में मदद करता है कि ऐसा क्यों है। हवाओं के पैटर्न से लेकर महाद्वीपों की बनावट और मिट्टी की किस्म तक। अच्छा। और इसी क्यों के जवाब में नीतियां बनती हैं, शहरों की प्लानिंग होती है और हम भविष्य के लिए बेहतर फैसले ले पाते हैं। ये सिर्फ वर्णन नहीं है, ये विश्लेषण है। एक और दिलचस्प बात जो मुझे समझ आई वो ये है कि भूगोल एक ब्रिज सब्जेक्ट जैसा है। ब्रिज सब्जेक्ट? हाँ, मतलब ये कई अलग अलग विज्ञानों को आपस में जोड़ता है। हमारे सोर्स मटेरियल में एक चार्ट है जो दिखाता है कि भूगोल कैसे समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, वनस्पति विज्ञान और यहाँ तक कि गणित और खगोल विज्ञान से भी जुड़ा है। ये अकेला नहीं है। सही कहा। इसीलिए कहते हैं कि भूगोल का नजरिया समग्र यानी होलिस्टिक है। होलिस्टिक? हाँ, ये अलग अलग विज्ञानों से जानकारी लेता है और उसे एक स्थान या स्पेस के संदर्भ में एक साथ मिलाकर देखता है। ये मानता है कि दुनिया एक सिस्टम है और हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए कोई भूगोलवेत्ता किसी जगह की खेती के तरीकों पर रिसर्च कर रहा है। जरूर। वो सिर्फ ये नहीं देखेगा कि कौन सी फसल उगाई जा रही है, वो उसे वहाँ की जलवायु से जोड़ेगा, जिसके लिए उसे जलवायु विज्ञान की समझ चाहिए। ठीक है। वो मिट्टी के प्रकार को समझेगा, जिसके लिए मृदा विज्ञान की जरूरत है। बाजार की मांग का विश्लेषण करेगा, जिसके लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान चाहिए। और वहाँ के लोगों के बारे में भी जानेगा। बिल्कुल। किसानों की सामाजिक आर्थिक क्षमता को परखेगा, जिसके लिए समाजशास्त्र की मदद लगेगी। वो इन सभी पहलुओं को एक साथ लाकर एक पूरी तस्वीर पेश करता है कि उस जगह का कृषि परिदृश्य वैसा क्यों है। मुझे भारत वाला उदाहरण भी बहुत दिलचस्प लगा। एक तरफ हम कहते हैं कि हिमालय एक दीवार की तरह है जिसने हमें एक अलग पहचान दी। हाँ, लेकिन वही सोर्स ये भी कहता है कि उसी दीवार में दरवाजे भी थे, यानी दर्रे, जहां से लोग, विचार और संस्कृतियां आती जाती रहीं। ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। ये विरोधाभास ही तो भूगोल की खूबसूरती है। हिमालय ने हमें उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं से तो बचाया, लेकिन खैबर और बोलन जैसे दर्रों ने मध्य एशिया से प्रवासियों और व्यापारियों के लिए रास्ते भी खोले। और हमारी तटरेखा का भी ऐसा ही कुछ है। बिल्कुल। भारत की लंबी तटरेखा ने हमें समुद्री डाकुओं के प्रति संवेदनशील बनाया, लेकिन इसी ने समुद्री मार्गों से यूरोप, अफ्रीका और पूर्वी एशिया के साथ व्यापार और संस्कृति के आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। भूगोल किसी भी देश के इतिहास की कहानी को एक नया आयाम देता है। तो अगर भूगोल इतने सारे अलग अलग विज्ञानों को एक साथ लाकर एक पूरी तस्वीर बनाता है, तो सवाल उठता है कि इतने बड़े कैनवस को पढ़ा कैसे जाए? इसे समझने का कोई फ्रेमवर्क है? हाँ, बिल्कुल है। यहीं पर इसे पढ़ने के दो मुख्य नजरिए या अप्रोच सामने आते हैं। पहला है क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक अप्रोच और दूसरा है प्रादेशिक यानी रीजनल अप्रोच। सिस्टमैटिक और रीजनल, ये सुनने में थोड़े एकेडमिक लगते हैं। क्या इन्हें आसान भाषा में समझा सकती हैं? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारा विषय है कॉफी की खेती। ठीक है, कॉफी। सिस्टमैटिक अप्रोच वाला भूगोलवेत्ता, जैसे कि इसके प्रस्तावक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे, वो दुनिया भर के नक्शे पर देखेगा कि कॉफी कहाँ कहाँ उगती है। ब्राजील, वियतनाम, इथियोपिया, भारत। और फिर ये समझने की कोशिश करेगा कि इन सभी जगहों में क्या कॉमन है, कैसी मिट्टी, कितनी बारिश, कैसी जलवायु। वो एक ग्लोबल पैटर्न ढूंढेगा। अच्छा, तो वो एक टॉपिक को पकड़कर पूरी दुनिया में उसका अध्ययन करेगा। और रीजनल अप्रोच वाला? रीजनल अप्रोच वाला भूगोलवेत्ता, जैसे कार्ल रिटर, वो शायद सिर्फ भारत के कर्नाटक के चिकमगलूर जिले को चुनेगा, एक हाल जगह को। हाँ, और फिर वो वहाँ की हर चीज का अध्ययन करेगा। वहाँ की कॉफी, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के लोगों का कल्चर, वहाँ का इतिहास, बाजार से उसकी कनेक्टिविटी। वो एक ही जगह की गहरी और समग्र तस्वीर बनाएगा। मतलब एक अप्रोच जूम आउट करके पैटर्न देखता है, बिल्कुल, और दूसरा जूम इन करके गहराई में जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो बहुत अच्छी तरह समझ आया। तो चलिए इसी सिस्टमैटिक तरीके के आधार पर भूगोल की कुछ प्रमुख शाखाओं को देखते हैं। इन्हें मोटे तौर पर 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है: भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जीव भूगोल। सबसे पहले भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं। भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। इसमें सबसे पहले आता है भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी? हाँ, जो हमें बताता है कि पहाड़ कैसे बने या नदियां कैसे अपना रास्ता बदलती हैं। और ये जानना बाढ़ प्रभावित इलाकों की प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। फिर है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी,
जो सिर्फ मौसम का हाल नहीं बताता, बल्कि सदियों के क्लाइमेट पैटर्न को समझकर हमें जलवायु परिवर्तन के असर के लिए तैयार करता है। और जल विज्ञान और मृदा भूगोल भी इसी में आते हैं। हाँ, जल विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजी भूजल के स्तर से लेकर नदियों और महासागरों तक का अध्ययन करता है, जो हमारे पीने के पानी की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मृदा भूगोल सॉइल ज्योग्राफी हमें बताता है कि मिट्टी कैसे बनती है, कहाँ किस तरह की मिट्टी है और वो किस फसल के लिए अच्छी है। ये हमारी खाद्य सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा है। अब दूसरी बड़ी शाखा पर आते हैं मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका फोकस इंसानों पर होगा। बिल्कुल, ये मानव और उसके पर्यावरण के बीच के जटिल संबंधों का अध्ययन करता है। इसमें जनसंख्या भूगोल है, जो देखता है कि लोग कहाँ रहते हैं, क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और शहरों का विकास कैसे होता है। और सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल वो देखता है कि कैसे अलग-अलग संस्कृतियां अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाती हैं। और राजनीतिक भूगोल, ये तो सुनने में बड़ा आज के जमाने का लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि भूगोलवेत्ता चुनाव का भी विश्लेषण करते हैं? हाँ, वैसा भी करते हैं। राजनीतिक भूगोल सीमाओं, देशों के बीच विवादों और चुनावी व्यवहार के पैटर्न का अध्ययन करता है। ये समझने की कोशिश करता है कि किसी खास क्षेत्र के लोग एक खास तरीके से वोट क्यों करते हैं। अरे वाह! इसी तरह आर्थिक भूगोल ये देखता है कि कंपनियां अपनी फैक्ट्री या वेयरहाउस कहाँ लगाती हैं। अमेज़न जब अपना अगला डिलीवरी सेंटर खोलता है तो उसके पीछे गहरा भौगोलिक विश्लेषण होता है। सड़कों का नेटवर्क, आबादी का घनत्व और स्थानीय अर्थव्यवस्था। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। और तीसरी शाखा है जीव भूगोल बायोज्योग्राफी, जो इन दोनों के बीच एक पुल का काम करती है। सही कहा। जीव भूगोल पृथ्वी पर जीवन के रूपों, पेड़ पौधों और जानवरों के वितरण का अध्ययन करता है। इसमें पादप भूगोल है, जो वनस्पतियों के पैटर्न को देखता है, और प्राणी भूगोल, जो जानवरों और उनके आवासों का अध्ययन करता है। आज के समय में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण जानवरों के प्रवास के रास्ते बदल रहे हैं और कई प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा है। ये हमें पूरी इकोसिस्टम को समझने में मदद करता है। तो एक तरह से इन सभी शाखाओं को समझने के बाद ये साफ है कि भौतिक पर्यावरण को समझे बिना हम अपने समाज और संसाधनों का सही प्रबंधन कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, आज के समय में ये सिर्फ एक एकेडमिक रुचि का विषय नहीं रह गया है। सही बात है। जब हम जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और पारिस्थितिकी असंतुलन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भौतिक पर्यावरण की गहरी समझ और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। हमें ये जानना ही होगा कि हमारे काम पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, ताकि हम भविष्य के लिए एक बेहतर और टिकाऊ रास्ता बना सकें। भूगोल हमें वही समग्र दृष्टि देता है। तो आज की इस गहन पड़ताल का सार क्या है? हमने देखा कि भूगोल सिर्फ नक्शों और जगहों के नाम रटने का विषय बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक गतिशील विज्ञान है जो क्या, कहाँ और सबसे जरूरी क्यों जैसे सवालों के जवाब देता है। यह हमें बताता है कि पृथ्वी की सतह पर चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं। ये मानव और इसके पर्यावरण के बीच के जटिल रिश्ते को समझने का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये ज्ञान के कई अलग-अलग क्षेत्रों को एक साथ जोड़ता है। यह विज्ञान और समाज विज्ञान के बीच एक पुल का काम करता है। बिल्कुल। संक्षेप में ये हमें हमारी दुनिया को टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक पूरी जुड़ी हुई तस्वीर के रूप में देखने में मदद करता है, जो एक बेहतर भविष्य के लिए अनिवार्य है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि कैसे तकनीक ने मानव को प्रकृति के साथ अपने संबंधों में आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था तक पहुंचाया। जहां हम प्रकृति की दया पर निर्भर नहीं थे। हाँ, तो जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और प्रदूषण जैसी आज की चुनौतियों को देखते हुए क्या ये संभव है कि यही तकनीक जिसने हमें आज़ादी दी थी, अब हमारे लिए एक नई तरह की आवश्यकता की अवस्था बना रही है, जहां हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इसके सही इस्तेमाल की सख्त और तत्काल जरूरत